और उन्होंने कहा कि यहाँ के बड़े बड़े नेता चार्टर प्लेन में घूमते हैं। आजकल चीन और जापान की ग्रीन टी भी पीने लगे हैं। शायद उन्हें असम की कड़क चाय पिलानी पड़ेगी और उन्हें उनकी जगह दिखानी पड़ेगी। असम के चाय बागानों में भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं और इसीलिए असम की कड़क चाय भी एनडीए वालों को ही मैसर हो रही है। कांग्रेस को वहां न कामगारों का समर्थन प्राप्त है, न वहां इन टी एस्टेट्स के मालिकों का समर्थन प्राप्त है। समाज का कोई भी वर्ग कांग्रेस के इतने लंबे कार्यकाल में असम के विकास से संतुष्ट नहीं है और इसीलिए चाय पिलाने की स्थिति में कांग्रेस शायद निकट भविष्य में नहीं आने जा रही है। जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि एक कानून बनाया जाए जिससे सीए को यहाँ लागू नहीं किया जाए। हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यह बात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ताजपुर में कही है, तेजपुर में। अभी जो सरकार है इसके पहले तो उन्हीं की सरकार थी। बिजली उन्होंने उस समय क्यों नहीं 200 यूनिट तक मुफ्त देने का काम किया। देखिए, सीए को लेकर के कई सवाल पहले भी खड़े हुए हैं, लेकिन अब उस पर बहुत बहस की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि अब ये कानून है और राज्यों की भूमिका कहीं से भी नहीं है एक संवैधानिक टकराव के सिवाय। इसमें अब इस फैसले के खिलाफ कुछ बचा नहीं है। जहां तक बिजली का सवाल है तो मुझे लगता है चुनाव के समय में ऐसे किए वायदों को जनता पहचानती है। लोग जरूर पूछेंगे कि आप पहले हुकूमत में थे तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। 27 फरवरी को कश्मीर में G20 मैंने ग्रुप 23 जुटी थी, अपनी अपनी बात रख रही थी। इसमें गुलाम नबी आज़ाद के बात को लेकर के वहाँ के जम्मू कश्मीर के कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि 27 फरवरी को जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने 28 फरवरी को पीएम की तारीफ करते हुए सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं यहाँ रूटीन मीट के लिए आया हूँ। आज़ाद साहब के बारे में पार्टी हाईकमान से बात नहीं की गई है। कश्मीर को लेकर जो एक व्यवहारिक समझ गुलाम नबी आजाद साहब के पास है वो शायद कांग्रेस के किसी नेता के पास आज नहीं है और उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को ग्रासरूट के स्तर पर पुनर्जीवित करने के लिए वहां के सवालों को काफी प्रमुखता के साथ उठाया। लेकिन एक विश्वास का संकट कांग्रेस के नेतृत्व और इन 23 G23 के 23 नेताओं के बीच काफी बढ़ा है और इसीलिए जेकेपीसी के अध्यक्ष का जो बयान है वो कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ देखा जाना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को लेकर के एक बार सरकार पर फिर हमला बोला है और कहा है कि 2016 में बगैर सोच विचार के लिए गए नोटबंदी के फैसले के चलते देश में बेरोजगारी जन्म पर है और अनौपचारिक क्षेत्र का खस्ता हाल है। अब जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार बेहतर हो रही है, नोटबंदी को केवल गुनाहगार ठहराने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय मंदी और कोरोना के संक्रमण के दौर में जो इस देश में कठिनाइयां आई उनको भी वजह माना जाना चाहिए और इन तमाम अवरोधों के बावजूद आज एक बार फिर जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले ज्यादा बेहतर स्थिति में लौटती हुई दिख रही है और इसीलिए नोटबंदी को लेकर के केवल अगर भ्रष्टाचार को लेकर के पारदर्शिता को लेकर के अगर नोटबंदी जैसा कोई फैसला हुआ है तो इसकी पहल कांग्रेस को पहले करनी चाहिए थी। इसका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। यूपी के सीएम वेस्ट बंगाल के मालदा में थे। उन्होंने कहा कि बंगाल में आज दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध है। ईद के दौरान जबरदस्ती गौ हत्या शुरू कराई जाती है। गाय की तस्करी के जरिए लोगों की भावनाओं को जगाया जाता है। राज्य सरकार चुप है। अब जय श्री राम के नारे पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया है और हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। योगी जी उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। टीएमसी के अपने मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडा को प्रोत्साहित करने का काम करेगी। जब हम अपनी पार्टी के लिए बात करने जाएंगे, हमारी पार्टी के नेता जब जाएंगे तो हम बिहार मॉडल की चर्चा करेंगे। अंततः जनता को तय करना है
कि हम जिन मुद्दों पर अपनी बातें रख रहे हैं किसकी बातों में कितनी सच्चाई है। मुंबई में ब्लैकआउट हुआ था जिसको लेकर के कहा जा रहा था कि चीन के साइबर क्राइम सेल ने ये ब्लैकआउट कराया है, लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि हमारे पास यह कहने के लिए सबूत नहीं है कि साइबर हमले चीन या पाकिस्तान द्वारा किए गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि हमलों के पीछे चीनी समूह है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है। चीन जरूर करेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक ऐसे सुलझे हुए मंत्री के रूप में आर.के. सिंह के बयान को देखा जाना चाहिए जो तथ्यों के आधार पर अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन बतौर मंत्री आधिकारिक तौर पर चीन को इस पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेवार ठहराना उनके लिए शायद भारत सरकार का आधिकारिक पक्ष माना जाएगा। लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं और जो संकेत हैं वो चीनी हैकर्स के एक गिरोह पर ही वो सारा संदेह है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, इसलिए कि इस दोनों ही इंस्टीट्यूशंस में जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें चाइनीज सॉफ्टवेयर्स काफ़ी हैं जिनके जरिए उन्होंने हैकिंग का ये सारा कार्यक्रम